हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीकॉम सेकेंड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। ये गारंटी ले सकते हैं हम कि आपको किसी भी ऑफलाइन नेटवर्क पर या क्लासरूम पढ़ाई में ऐसी पढ़ाई 1 बाय 1 नहीं मिलती होगी जो हम आपको इस ऑनलाइन नेटवर्क पर ला कर दे रहे हैं। मतलब आप हमसे जुड़िए और अपनी क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई से भी बेहतर पढ़ाई इस ऑनलाइन नेटवर्क पर हम आपको ला कर देंगे। आप जब दिल चाहे तब पढ़ाई करिए, कोई बर्डन नहीं। 24/7 दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपके साथ है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी को सबसे बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। एक बार हमें मौका तो दीजिए, तब आप ये जानेंगे कि हम आपके लिए बेहतर हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। दावा है हमारा, हम आपको सबसे बेहतर ला कर देंगे। अगर कोई हमसे बेहतर देता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ठीक, ये हमारा आत्मविश्वास है। अब थोड़ा सा विश्वास आप दिखाइए और ये पूरी क्लास लीजिए। आपको हम पढ़ाई इतनी सरल करके देंगे कि आपको तनिक भी सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए नया क्या लेके आ रहे हैं। आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं दिवाला संबंधी लेखे की। 27 नंबर में, यार मैं लिख के ले लीजिए, करीब 29 नंबर में ये एग्ज़ाम में आएगा। 2 उसके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, एक 15 नंबर में आएगा और एक 10 नंबर में आएगा। 29 नंबर में इंसॉल्वेंसी का आना तय है। अर्थात ये एक ऐसा लेसन है जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। रॉयल्टी वो लेसन था जो आपको सफलता की ओर बढ़ाता है, लेकिन वो तो सिर्फ पास होने तक रखता है ना। अगर उस पे ये भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, दिवाला संबंधी लेखे, ये है क्या। प्यारे दोस्तों, आपकी एक एक बारीकियां अगर ये जानना चाहते हैं इस लेसन की तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। दिवाला संबंधी लेखे, तो पहले हम दिवालिया जानते हैं, छोड़िए पहले हम पागल जानते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ये सुनते चले आए हैं कि पागल दिवालिया, पागल दिवालिया, मतलब ये 2 शब्द एक साथ मर्ज करके बोले जाते हैं। दोनों अलग हैं, पागल अलग है, दिवालिया अलग है। पागल एक मानसिक संतुलन जिसका ठीक ना हो उसे पागल कहा जाता है। मतलब पागल एक मानसिक स्थिति है, जबकि दिवालिया एक व्यावसायिक स्थिति है। ठीक, दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो पागल किसे कहते हैं? जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो उसे पागल कहते हैं, और जिसका व्यावसायिक संतुलन ठीक ना हो उसे दिवालिया कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिर से जान लीजिए। दिवालिया को अशोधक्षम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अशोधक्षम। तो फिर से जान लीजिए, पागल शब्द क्या है? वो व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो उसे पागल कहा जाता है, और जिसका व्यापारिक संतुलन ठीक ना हो उसे दिवालिया कहा जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति
अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। ध्यान देके देखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात उसके द्वारा लिए गए ऋण ज़्यादा हैं जबकि उसके पास संपत्तियां कम, मतलब अगर वो अपना सब कुछ बेच दे फिर भी अपने दायित्वों का भुगतान करने में वो असमर्थ होगा। संपत्तियां कम हैं, दायित्व ज़्यादा हैं, मतलब वो अशोध्यक्षम है। अच्छा, जिसके पास संपत्तियां ज़्यादा होती हैं, दायित्व कम होता है, उसे क्या कहते हैं? शोध्यक्षम कहते हैं। मतलब वो अपने ऋणों का भुगतान कर पाने में समर्थ है, तो वो दिवालिया नहीं है, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। और जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है उसे इनसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे दिवालिया कहते हैं। ठीक, तो आज की हमारी ये क्लास इंट्रोडक्शन की और थोड़ी सी जानकारी बढ़ाने की क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने कहा पागल एक मानसिक संतुलन है। जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो उसे पागल कहते हैं, जिसका व्यावसायिक संतुलन ठीक ना हो उसे दिवालिया कहते हैं। मैंने ये दोनों शब्द एक साथ क्यों बताए? क्योंकि आप बोलचाल में इसका इस्तेमाल करते हो, आगे से ना करें, इसलिए ये क्लियर किया। तो जब कोई व्यक्ति अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात उसके पास संपत्तियां कम हैं और दायित्व ज़्यादा हैं, अगर वो अपनी संपूर्ण संपत्तियां बेच दे फिर भी वो अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो रहा होगा, उसे दिवालिया कहते हैं, अशोध्यक्षम कहते हैं। ठीक है, अर्थात उसके लेनदारों के भुगतान, जब कोई व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाए कि वो अपने लेनदारों का भुगतान करने में उसको समस्या हो रही हो, तो वो इन सब कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए, क्यों, अब सुनिएगा, मान लीजिए आपने मुझसे कुछ पैसे लिए, ठीक है, या मैंने आपसे लिए, चलिए तर्क ले देते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ पैसे लिए। तो जब मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, आपने उस दिन तो मुझे दे दिया, आपने ये विश्वास किया कि भाई दिग्विजय हमें हमारे पैसे वापस कर देगा। 2-4 दिन समय बीता, 10 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल समय बीता, आपने उतने समय तक प्रतीक्षा की, इधर हमारे हालात और बिगड़ते चले गए, हमने और लोगों से भी पैसे ले रखे हैं, अब उन पैसों का हम भुगतान करने में असमर्थ महसूस हो रहे हैं। आपने हमसे पैसे भी मांगने शुरू कर दिए, आप हर संभव प्रयत्न करेंगे कि भाई आपके पैसे आपको वापस मिल जाएं। आप मुझसे मारपीट भी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, मेरा रास्ता भी रोक सकते हैं, अगर मेरे पास गाड़ी वगैरह होगी वो छीन भी सकते हैं। भाई आपने मुझे पैसे दिए हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो व्यक्ति जिसने सामने वाले से पैसे लिए थे, मतलब अब जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो अपने दायित्वों का भुगतान कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा है, तो वो न्यायालय की शरण लेता है। क्यों? वो इन कठिनाइयों से बचना चाहता है, तो वो दिवालिया अधिनियम का आश्रय ले सकता है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित करा सकता है। और जब वो दिवालिया घोषित होगा तो उसके पास जितनी संपत्तियां होंगी वो सारी संपत्तियां न्यायालय के कब्जे में आ जाएंगी। न्यायालय उन संपत्तियों को बेचकर इसके दायित्वों का भुगतान करेगा, और जितने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाएगा न्यायालय, उससे इनको मुक्ति दे देगा कि अब तुम्हें कुछ नहीं चुकाना। तो सामने वाला व्यक्ति इससे दोबारा पैसे मांग नहीं सकता। ठीक, मतलब ये दिवालिया अधिनियम का आश्रय ले लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी व्यक्ति के पास संपत्तियां कम हों, दायित्व ज़्यादा हों, अर्थात वो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अब अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, मतलब वो अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाएगा, तो उसे दिवालिया कहते हैं। ठीक, वो अपने लेनदारों से होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए दिवालिया अधिनियम का आश्रय ले सकता है। इसमें यह होगा कि वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए न्यायालय से गुहार लगाएगा। कैसे?
अब दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। वो अपनी संपत्तियों और दायित्वों का पूरा एक ब्यौरा न्यायालय को देगा। जब वो अपनी संपत्तियों और दायित्वों का पूरा ब्यौरा न्यायालय को देगा तो न्यायालय उसके द्वारा दिए गए ब्यौरे की जांच करेगा, और अगर न्यायालय ये देखता है कि हाँ वाकई इसके पास संपत्तियां कम हैं और दायित्व तो ज़्यादा हैं, ये अपनी समस्त संपत्तियां बेच दे फिर भी अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाएगा, तो न्यायालय उसे दिवालिया घोषित कर देता है। और जब न्यायालय दिवालिया घोषित करेगा तो कितना अंतर होना चाहिए? क्या आपके पास 1 रुपये कम है तो आप दिवालिया घोषित हो सकते हैं? ना 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 ना, कम से कम 500 का अंतर होना चाहिए। मतलब आपकी संपत्तियां 500 रुपये से ज़्यादा कम हो और आपके दायित्व 500 रुपये से ज़्यादा हों। जैसे मान लीजिए आपकी जिम्मेदारियां 10,000 की हैं और आपके पास संपत्तियां केवल 9,000 की हैं, तो अगर वो 9,000 दे भी देते हो फिर भी आपके पूरे कर्ज नहीं चुकाए जा सकते, 1,000 का कर्ज बचा रह जाएगा, तो अंतर 500 से ज़्यादा है, तो आप दिवालिया घोषित हो सकते हो। ठीक, तो दिवालिया किन्हें घोषित किया जा सकता है? जिनके दायित्व 500 से ज़्यादा बच रहे हों। तो जब आप दिवालिया घोषित होना चाहते हो तो अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा न्यायालय के पास जमा करोगे। न्यायालय उसकी जांच करेगा और न्यायालय जांच करने के बाद ये पाता है कि वाकई आपके पास संपत्तियां कम हैं और दायित्व ज़्यादा है। अगर आप अपनी संपूर्ण संपत्तियां बेच देते हो फिर भी आप अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाओगे, तो न्यायालय आपको दिवालिया घोषित कर देगा। प्रभाव क्या होगा? जब न्यायालय आपको दिवालिया घोषित करेगा तो उस दिन तक आपके पास जितनी संपत्ति है वो सारी संपत्ति न्यायालय अपने कब्जे में ले लेगा। आपके उस दिन तक जितने दायित्व हैं उनसे आपको मुक्त कर देगा कि अब जाइए। ठीक है, मैंने क्या कहा? दिवालिया घोषित होने का प्रभाव क्या होगा? पहले आपने अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा न्यायालय को दिया, न्यायालय ने जांच की और जांच करने के बाद ये पाया कि हाँ वाकई इसके पास संपत्तियां कम हैं और दायित्व ज़्यादा हैं, तो न्यायालय ने आपको दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित होने का प्रभाव ये हुआ कि न्यायालय ने आपकी सारी संपत्तियां अपने कब्जे में कर ली और आपके जितने दायित्व थे उनको मुक्त कर दिया कि अब जाइए, अब आपसे कोई पैसे नहीं मांग सकता। उन संपत्तियों को बेचकर न्यायालय उससे जितना पैसा पाएगा आपके दायित्वों का भुगतान कर देगा। किसी को पूरे मिलेंगे, किसी को थोड़े मिलेंगे, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को सबसे पहले मिलेगा, किसी को सबसे बाद में मिलेगा। वही इस पूरे पाठ में पढ़ना है। लेकिन जिसको मिले या जिसको ना मिले वो बाद में आपसे पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि आपको दिवालिया अधिनियम का आश्रय मिल जाता है। यही दिवालिया घोषित होने का प्रोसीजर होता है। तो मैंने क्या कहा? आप अगर दिवालिया घोषित होना चाहते हैं तो अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा न्यायालय में देंगे, न्यायालय उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद न्यायालय ये पाता है कि वाकई आपके पास संपत्तियां कम हैं और दायित्व ज़्यादा हैं, तो न्यायालय आपको दिवालिया घोषित करता है। उस दिन तक आपके पास जितनी संपत्तियां हैं वो सारी संपत्तियां न्यायालय अपने कब्जे में कर लेगा। उन संपत्तियों को बेच के आपके दायित्वों का भुगतान करेगा। जिनको मिल गया ठीक, जिनको नहीं मिला वो दोबारा आपसे पैसे नहीं मांग सकते। उस दिन तक के आप दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। अब आप कर क्या सकते हैं? उसी नाम से उसी तरीके का फिर से आप व्यापार नहीं कर सकते, कोई दूसरा व्यापार किसी दूसरे नाम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिवालिया कौन घोषित हो सकता है? जिसके पास संपत्तियां कम हो, दायित्व ज़्यादा हो। कम से कम कितने का अंतर होना चाहिए? 500 का, तभी वो दिवालिया घोषित हो सकता है, अन्यथा घोषित नहीं हो सकता। ये खुद ऋणी की बात है। क्या कोई हमें कर्ज दिया है वो हमें दिवालिया घोषित करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। अगर उस अकेले व्यक्ति ने 500 रुपये से ज़्यादा ऋण हमको दिया है और हम एक निश्चित समय के बाद भी उसका पैसा भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें दिवालिया घोषित कराने के लिए आवेदन दे सकता है। ठीक है, कि न्यायालय से ये कहेगा कि इनको दिवालिया घोषित कराया जाए, संपत्तियां बेची जाए, कुछ मिले तो हमें भी भुगतान दिया जाए। तो वो दूसरा व्यक्ति भी करा सकता है, बशर्ते उसने अकेले ने हमें 500 रुपये से ज़्यादा दिया हो। ठीक है, तो चलिए इतना जान लेने के बाद दिवालिया की परिभाषा में क्या है?
उसके दायित्व उसकी संपत्तियों के मूल्यों से अधिक हों। पहला, अधिनियम द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तभी उसे दिवालिया कहा जाता है, नहीं तो उसे दिवालिया नहीं कहा जाता। ठीक है, चलिए मान लिया। अब दिवालिया अधिनियम कितने बनाए गए हैं? तो दिवालिया अधिनियम 2 बनाए गए हैं। दिवालिया अधिनियम, दिवालिया अधिनियम या दिवाला अधिनियम कहा जाता है। दिवालिया अधिनियम कितने बनाए गए हैं? 2। इन्हीं अधिनियमों के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहला, प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट बनाया गया है, या प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। और दूसरा होता प्रोविंशियल, प्रोविंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट। ठीक है, पहला है प्रेसिडेंसी और दूसरा है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, मतलब ये 2 हैं। प्रेसिडेंसी बनाया गया 1909 में और प्रोविंशियल बनाया गया 1920 में। स्थान के आधार पर तय होता है। प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में लागू होता है। ठीक है, और इन 3 शहर महानगरों को छोड़ दिया जाए, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को। बाकी शेष भारत में, जम्मू कश्मीर सहित शेष भारत में प्रोविंशियल लागू होता है। ठीक है, अब जानिएगा कैसे, क्या क्या बात कही गई है। एक एक बात ये पकड़िएगा कि जब आप दिवालिया अधिनियम का आश्रय लेना चाहते हो तो दिवालिया अधिनियम कौन सा आपको मिलेगा, वो स्थान तय करता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति किस स्थान पे दिवालिया घोषित हो रहा है, अगर वो कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में दिवालिया घोषित होता है, मतलब इन शहरों में उसका व्यापार था, यहाँ उसकी संपत्तियाँ घटी और उसके दायित्व बढ़े, तो जब उसे यहाँ दिवालिया घोषित किया जाता है तो वो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत दिवालिया घोषित होता है, जो कि 1909 में आया। अगर कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई को छोड़कर पूरे भारत में और कहीं भी दिवालिया घोषित हो रहा हो तो वहाँ प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 लागू होता है, जो पूरे भारत में लागू होगा इन 3 शहरों को छोड़कर। क्या जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में भी प्रोविंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट है। अब एक मार्के की बात आई, प्रश्न में हम कैसे पहचान करेंगे? तो स्थान के नाम से। अगर कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई दिया है तो प्रेसिडेंसी, अगर कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई को छोड़कर बाकी कोई अन्य स्थान दिए हैं तो प्रोविंशियल, और अगर कोई स्थान न दिया हो तो विद्यार्थी जहाँ पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा वहाँ का रूल अप्लाई करेगा। ठीक है, तो आप जानिए एक व्यक्ति को कितने अधिनियमों के तहत दिवालिया घोषित हो सकता है? 2, प्रेसिडेंसी, प्रोविंशियल। अगर वो कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में दिवालिया घोषित हो रहा हो तो प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई को छोड़कर पूरे भारत में दिवालिया घोषित हो रहा हो तो प्रोविंशियल। ठीक है, प्रेसिडेंसी 1909 में आया और प्रोविंशियल 1920 में आया। चलिए, इतना तो आपने जान लिया। अभी आपने एक बात कही थी, अधिनियम का क्षेत्र क्या होगा, किस पर यह लागू होगा? व्यक्ति पर लागू होता है, हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू होता है, फर्म पर लागू होता है और व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर भी लागू होता है। मतलब यह अधिनियम किस पर लागू होता है? व्यक्ति पर, हिंदू अविभाजित परिवार पर, फर्म पर या व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर भी लागू होता है। तो चलिए मान लिया। अभी आपने कहा था कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा न्यायालय के पास जमा करता है। जब न्यायालय के पास वो संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा जमा करता है तो उसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद ही न्यायालय ये परखेगा कि हाँ वाकई इसके पास संपत्तियां कम हैं और दायित्व ज़्यादा हैं, तो न्यायालय आपको दिवालिया घोषित कर देता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीखना होगा।
तो आइए हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सिखाते हैं। तो आज की ये क्लास यहीं पे रुकेगी। जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अभी आपको बनाएंगे, वो आप बनाना सीखेंगे, वहीं पे ये क्लास रुकेगी और आप उसको तैयार करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये याद करना होगा, इसको याद करने में ही सारी खूबी है। अब इसलिए ये मान के चलिए, आप जब लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो जितनी जल्दी ये याद हो जाएगा उतना बेहतर होगा। दूसरी बात, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने को आएगा। दूसरी बात, ये खुद से 10 नंबर में केवल प्रोफार्मा ही पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नमूना बनाइए, स्थित विवरण का नमूना। आप दुआ कर सकते हो 5 में से 3 बार केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नमूना आता है, पूरा पाठ आएगा ही नहीं। केवल नमूना बना दिया, 10 नंबर मिल जाएंगे। कभी कभी काल्पनिक नमूना बनाने को आ जाता है। काल्पनिक नमूना समझते हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए और उसमें कुछ काल्पनिक मदें दिखाएंगे। जब काल्पनिक मदें दिखा देंगे उसके आधार पर ही बनाएंगे। हम सब सिखाएंगे, अभी आप एक एक करके सीखिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थित विवरण का नमूना बनाना होता है। ठीक, कैसे? अब देखिएगा, यहाँ भी एक एक भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब भी आपको बनाना सीखना हो तो मैंने ये कहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए यहाँ डेट डालते हैं एज एट, एज एट। ठीक, चलिए। ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी आप एक एक करके बनाना सीखेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी, यहाँ लायबिलिटी दायित्व, ग्रॉस लायबिलिटी लायबिलिटी। फिर यहाँ एक्सपेक्टेड टू रैंक। हम आज आपको ये थोड़ा सा बताएंगे, आप इसे याद करेंगे, फिर हम कल इसे अगेन पुनः बेहतर तरीके से समझाएंगे और भी तब अच्छा लगेगा। ग्रॉस लायबिलिटी, लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड टू रैंक, असेट्स और स्टीमेटेड टू प्रोड्यूस, स्टीमेटेड टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए कैसे, अब हम एक एक करके बताते हैं। पहले ये जान लीजिए, ये मैंने इतने कॉलम क्या बना दिया। मैंने ये कहा जब आप दिवालिया घोषित होना चाहते हो तो दिवालिया घोषित होने के लिए आपको सबसे पहले न्यायालय के पास अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा देना होगा। संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा तो बैलेंस शीट में भी मिलता है, लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं है। मतलब जिनका व्यावसायिक संतुलन ठीक होता है उनकी संपत्ति और दायित्व दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इनका व्यावसायिक संतुलन ठीक नहीं होता, इनकी संपत्तियां घट जाती हैं, दायित्व बढ़ जाते हैं। यही इतना तो होता है। तो जब कभी आप दिवालिया घोषित होना चाहते हो तो आप अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा न्यायालय में जमा करते हो। न्यायालय उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद ये देखता है हाँ वाकई आपके पास संपत्तियां कम है, दायित्व ज़्यादा है, तो आपको दिवालिया घोषित कर देता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो तो सबसे पहले यहाँ दिखाते हो आपने दिवालिया घोषित होने के पहले आपने कुछ लिया है, वो आपके दायित्व हैं। मतलब ये दो पक्ष, आपका एक दायित्व पक्ष होता है और आपका एक संपत्ति पक्ष होता है। तो जिनसे आपने पैसा लिया है, जिनको भुगतान करना है, वो दायित्व पक्ष में आएंगे। और जो कुछ आपके पास है, जो बेच के आप पैसे पा सकते हो, वो आपकी किस पक्ष में आएगा? संपत्ति पक्ष में आएगा। तो ये लिस्ट के आधार पर बांटा गया है। तो दायित्व पक्ष में लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, लिस्ट सी है
और लिस्ट डी है। कौन किसकी लिस्ट है वो भी आपको डिटेल पता लग जाएगा। संपत्ति पक्ष में आपकी लिस्ट ई है, लिस्ट एफ है और लिस्ट एच जी है। ठीक है, लिस्ट एच अंत में निकल के आती है और वास्तव में यही कमी होती है और इसी कमी की वजह से हम दिवालिया होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आप डिटेल आप सिर्फ आज आपको ये याद करना होगा, हम समझा देंगे। तो हमने ये कहा कि अगर आप दिवालिया घोषित होते हो तो दिवालिया घोषित होने के पहले आपको अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा न्यायालय में जमा करना होता है। तो जब संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा न्यायालय में जमा करते हो उसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। ऐसा, ठीक, बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो मैंने कहा जब आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में संपत्ति और दायित्व का पूरा ब्यौरा जमा किया तो दायित्व के ब्यौरे में आप 4 लिस्ट दिखाओगे, संपत्ति के ब्यौरे में आप ये लिस्टियाँ दिखाओगे। तो ये 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये लिस्ट पूछी जाती है, कौन सी लिस्ट किसके लिए। तब यहाँ ऐसे बनाते हो, ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, जितना आपने लिया था वो ग्रॉस लायबिलिटी है। ठीक है, मतलब दिवालिया घोषित होने के पहले ऋण के रूप में या अन्य किसी रूप में आपने उनसे प्राप्त किया है, जो आपको देना है वो आपकी ग्रॉस लायबिलिटी कहलाती है। मतलब जितना आपने लिया है, जो आपको देना है, वो आपने जितना लिया था उसे ग्रॉस लायबिलिटी कहते हैं। और आगे चल के आपको जितना उसका भुगतान करना पड़ेगा या जितना भुगतान देना है, इसे देने योग्य दायित्व कहते हैं, वो एक्सपेक्टेड टू रैंक है। कैसे हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए किसी से लोन 10,000 लिया, उस पर ब्याज लगा दिया तो देने योग्य दायित्व बढ़ गया। हो सकता है कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिससे आपने पैसे लिए हो, मर गया हो, अब उसको ना भुगतान करना हो सकता है वो अपना भुगतान पाने का अधिकार छोड़ रहा हो, चलो ठीक है यार तुम्हारी स्थिति नहीं सही, हमें मत देना, तो रैंक घट भी सकता है। तो यहाँ ये कहा जाता है ग्रॉस मतलब जितना लिया है, और एक्सपेक्टेड टू रैंक मतलब जितना देना है। दोनों में यही अंतर होता है। तो ग्रॉस लायबिलिटी में हम क्या दिखाते हैं, जितना लिया है, और एक्सपेक्टेड टू रैंक में हम क्या दिखाते हैं, जितना देना है। कैसे, आइए एक तरफ से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, असुरक्षित लेनदारों की सूची आ। ये वो लेनदार आते हैं, बस अभी नाम जानिएगा, डिटेल आगे पढ़ेंगे। यहाँ वो लेनदार आते हैं जिनसे हमने दिवालिया घोषित होने के पहले ऋण लिया है, हमारी देनदारियाँ हैं, हम इनको भुगतान करेंगे, लेकिन हमने इनको कोई सिक्योरिटी जमानत के तौर पर नहीं दी है और ये पूर्वाधिकार भी नहीं रखते, इसीलिए इनको असुरक्षित लेनदार कहा जाता है। ठीक, तो असुरक्षित लेनदारों की सूची आ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, ये वो लेनदार हैं जिन्होंने हमें पैसे तो दिए हैं लेकिन हमसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली है और जिन्हें पूर्वाधिकार भी नहीं है, उन्हें ही लिस्ट ए में रखा जाता है। हम इनसे जितना लिए होते हैं वो ग्रॉस में दिखाते हैं और इन्हें जितना भुगतान हमें देना है वो हम रैंक में दिखाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं दूसरी लिस्ट। ये असुरक्षित वाले आ गए, ये बेचारे सबसे बुरे फंसे हैं हमारे दिवालिया होने पर, इन्हीं का ही पैसा सबसे ज़्यादा डूबता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब इन्होंने हम पे विश्वास किया, हमको पैसे दे दिए, अब हम दिवालिया हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा बुरे फंस गए, असुरक्षित हैं। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। ठीक है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बाद यहाँ आ जाएगा सरप्लस कंट्रा, सरप्लस कंट्रा। ठीक है, अब ये क्या है और यहाँ रैंक क्यों नहीं बनी। ये लिस्ट बी का पूरा नाम है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पूर्णतः सुरक्षित लेनदारों की सूची बा। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, पूर्णतः सुरक्षित लेनदारों की सूची बा। पूर्णतः सुरक्षित किसे कहते हैं,
कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनसे आप लोन मांगने जाइए, कहेंगे भाई लोन तो दे देंगे लेकिन हमें जमानत के तौर पर सिक्योरिटी दे दीजिए। तो इन्होंने हमें लोन दिया लेकिन हमसे साथ ही साथ सिक्योरिटी ली है, और जितने का लोन दिया उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी ली है। तो जब इन्होंने जितने का लोन दिया उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी ली है तो उन्हें हम लिस्ट बी में दिखाते हैं। कंफर्म? तो इसीलिए इनको पूर्ण सुरक्षित कहा जाता है। जैसे इन्होंने 10,000 का लोन दिया है तो हमसे 12,000 की सिक्योरिटी ले ली, मतलब हमारा ही पैसा इनके पास बढ़ रहा है। हम जितना लोन लेते हैं उससे ज़्यादा इनको सिक्योरिटी दे चुके हैं। इनको तो हमने एक भी सिक्योरिटी नहीं दिया था, इसीलिए अनसिक्योर्ड थे। इनको हमने सिक्योरिटी दिया है, बराबर दिया होगा या ज़्यादा दिया होगा, इसीलिए इनको फुल्ली सिक्योर्ड कहा जाता है। तो इनका कोई भी पैसा देना बाकी नहीं है, इसलिए इनकी रैंक नहीं बनती। रैंक तो केवल उनके लिए बनती है जिनका पैसा देना बाकी हो। तो जितना हमने लोन लिया वो यहाँ, और वही पैसा यहाँ भी दिया जाता है जितना हमने लोन लिया है। अब इनके लिए फिर जितनी सिक्योरिटी हमने दे दी है, लोन लिया, लोन पर सिक्योरिटी दी, लोन कम है, सिक्योरिटी ज़्यादा या बराबर है, तो सिक्योरिटी यहाँ, तो जितना हमने ज़्यादा दिया होगा वही क्या कहलाएगा? सरप्लस। अब फिर हम तीसरी लिस्ट पे आ गए, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। पार्टली सिक्योर्ड का मतलब क्या है? अंशतः सुरक्षित लेनदार। इन्होंने हमें लोन दिया, हमसे सिक्योरिटी भी ली है लेकिन सिक्योरिटी कम ली है। अगर सिक्योरिटी ही ना लेते तो एक भी रुपए की सिक्योरिटी ना होती तो लिस्ट ए। सिक्योरिटी बराबर या ज़्यादा होती तो लिस्ट बी। सिक्योरिटी है लेकिन कम है, जैसे 10,000 का लोन दिया तो 4,000 की सिक्योरिटी ले ली, 5,000 की सिक्योरिटी ले ली, 1,000 की सिक्योरिटी ले ली, मतलब सिक्योरिटी लिया है लेकिन कम लिया है, लिस्ट सी। तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो हमने इनसे जितना लोन लिया वो लोन यहाँ दिखाया जाएगा। पहले जितना लोन लिया वही लोन यहाँ भी, फिर जितनी हमने उनको सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी यहाँ दिखा दी जाएगी। तो मैंने कहा लोन ज़्यादा होगा और सिक्योरिटी कम, तो जितना हमने कम दिया है वो हमें देना पड़ेगा ना, तो देने योग्य दायित्व रैंक में दिखा दिया जाएगा। जैसे 10,000 का लोन लिया, 2,000 की सिक्योरिटी, तो 8,000 देना बाकी है। 10,000 का लोन, 2,000 सिक्योरिटी, 8,000 देना बाकी है। फिर हम आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। इन्हें ही आपको बाकायदे सीखना होगा, वो हम अगले दिन बताएंगे। ये पूर्वाधिकार लेनदार आते हैं। पूर्वाधिकार लेनदार किन्हें कहते हैं? ये वो लेनदार होते हैं जब हम दिवालिया होंगे तो दिवालिया होने के बाद हमारी सारी संपत्तियां न्यायालय ले लेगा, उनको बेच के भुगतान करेगा। तो जिनको सबसे पहले भुगतान दिया जाएगा उन्हें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहते हैं। इनमें 5 चीज़ें आती हैं। सरकारी पैसे मतलब सरकारी राशि, कानूनी राशि, लिपिक का वेतन, मजदूर की मजदूरी और भूमिपति का किराया। केवल ये 5 चीज़ें पूर्वाधिकार में होती हैं, उन्हें लिस्ट डी में रखा जाता है। तो जितना पूर्वाधिकार होगा वो डी में, और जितना पूर्वाधिकार नहीं होता, चूंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो वो ए में चले जाते हैं। मान लीजिए कुछ पूर्वाधिकार हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो जितना पूर्वाधिकार होता है, पूर्वाधिकार मतलब पहला अधिकार, पहले पाने का अधिकार, तो जब दिवालिया होंगे इनकी संपत्तियां बेची जाएंगी तो न्यायालय सबसे पहले इनको ही भुगतान करेगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। डिडक्टेड एज पर कंट्रा, सबसे पहले ये घटाया जाएगा, इसीलिए इसको अंदर लिखा गया, रैंक में नहीं लिखा गया। डिडक्टेड एज पर कंट्रा, हम इस तरफ का जोड़ लगा देंगे, इस तरफ ए और सी का जोड़ लग जाएगा। अब हम आ गए संपत्तियों की ओर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। जितनी प्रॉपर्टियां होंगी वो सब यहाँ दिखाई जाएंगी, बशर्ते वो बंधक ना हो। क्यों? हमने कुछ सिक्योरिटी के तौर पर दे दिया बी वाले को, कुछ सिक्योरिटी के तौर पर दे दिया सी वाले को। ये दोनों संपत्तियां छोड़कर बाकी सारी संपत्तियां कहाँ दिखाई जाएंगी? लिस्ट ई में। जैसे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, शेयर, एवरीथिंग एल्स यार, सब लिस्ट ई में दिखाए जाते हैं।
लेकिन कैसे? जितने की ये संपत्तियां होती हैं हम अंदर लिखते हैं, और बेच के जितना मिलता है हम बाहर लिखते हैं। जैसे कैश, तो कैश तो पूरा बाहर लिखा जाएगा। स्टॉक जितने का होगा अंदर, बेच के जितना मिलेगा बाहर। मशीनरी जितने की होंगी अंदर, जितना बेच के मिलेगा बाहर। ETC। ठीक, हम सारी संपत्तियां ऐसे दिखाते हुए चले जाते हैं। सारी संपत्तियां लिस्ट E में दिखाई जाती हैं, बशर्ते वो लिस्ट B या लिस्ट C के पास बंधक ना हो। तो सारी संपत्तियां लिस्ट E में कैसे दिखाते हैं? जितने की वो होती हैं अंदर लिखते हैं, बेच के जितना मिलता है उतना बाहर लिखते हैं। बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट F। बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट F। ठीक है, बुक डेप्ट किसे कहते हैं? हमने दिवालिया होने के पहले सिर्फ लिया ही है का? हमने बेचा भी होगा। तो दिवालिया होने के पहले जिनको हमने दे रखा है, अब न्यायालय उनको भी बुलाएगा, न्यायालय उनसे पैसे मांग लेगा। कौन? कुछ अच्छे होंगे। अच्छे किन्हें कहते हैं? जो पूरे पैसे दे देंगे, गुड। डाउटफुल कौन है? जितने के वो हैं कम देंगे, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, मतलब जितने के होंगे अंदर, जितना मिलेगा उतना बाहर। बैड, ये होंगे जिनसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमने दिवालिया होने के पहले जिनको दिया है, जिनसे हमें मिलना है, वो बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट F, पुस्तकीय देनदारियां लिस्ट F में दिखाई जाती हैं। गुड, जिनसे पूरा मिल जाएगा। डाउटफुल, जितने के होंगे अंदर, बेच के जितना मिलेगा बाहर। बैड, जिनसे कुछ भी ना मिलेगा। ठीक, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके बाद प्राप्य बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट G। प्राप्य बिल लिस्ट G में दिखाए जाते हैं, जितने के होंगे अंदर, बेच के जितना मिलेगा उतना बाहर। ध्यान देना, 3 प्रकार के बिल्स होंगे। प्राप्य बिल लिस्ट G में, देय बिल और भुनाए बिल लिस्ट A में दिखाए जाते हैं। क्या क्या? प्राप्य बिल लिस्ट G में, देय बिल और भुनाए बिल लिस्ट A में दिखाए जाते हैं। ठीक है, इतना तो हमने बना दिया। अब ये सारी संपत्तियां न्यायालय के पास आ गई। लिस्ट E, लिस्ट F से इतना वसूल लिया, G से इतना पा लिया, ये सब जोड़ लेगा न्यायालय। इतना जोड़ लगाने के बाद सबसे पहले न्यायालय लिस्ट B को याद करेगा। क्यों? कहेगा भैया आपने ज़्यादा ले रखा है, वो ज़रा हमें सरप्लस दे दीजिए, जितना ज़्यादा ले रखा है वही दे दीजिए। तो न्यायालय इनसे ये सरप्लस मांग लेगा। तो जब न्यायालय इनसे सरप्लस मांग लेगा तो ये सरप्लस जुड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा ले रखा था, न्यायालय इनसे वसूल लेगा सरप्लस कंट्रा, वो यहाँ जोड़ दिया जाएगा। अब इतना पैसा न्यायालय के पास आ गया। अब न्यायालय को पैसा देना है, किसको? बी वाले को तो पूरा मिला है, खत्म। ए को देना है, सी को देना है, डी को देना है। सबसे पहले किसको देना है? डी को। तो सबसे पहले न्यायालय डी को देगा, तो लेस डिडक्टेड पर कंट्रा, यहाँ घटाया गया। सबसे पहले लिस्ट डी घटाई गई। ठीक है, डिडक्टेड पर कंट्रा, या आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, डिडक्टेड पर कंट्रा या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी, कुछ भी। ठीक है, तो हमने डिडक्टेड पर कंट्रा लिख दिया। तो सबसे पहले क्या घटाया जाएगा? लिस्ट डी घटा दिया। अब न्यायालय के पास इतनी संपत्ति बची है, अब किसको देना है? बी को तो पहले ही मिल चुका है, डी का यहाँ घट ही गया, ए को देना और सी को, यही दोनों का जोड़ यहाँ लग जाएगा, वही जोड़ उठा के यहाँ लग जाएगा। इतना देना है, न्यायालय के पास इतना ही जमा हो रहा है, तो जितना कम पड़ रहा है वही डिफिशियंसी है, कमी है, डिफिशियंसी एज पर लिस्ट H, और इसी कमी की वजह से वो दिवालिया हो रहा है। और ये कमी 500 रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी वो दिवालिया होगा, नहीं तो वो दिवालिया नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये खुद 10 नंबर में आता है, स्थित विवरण का नमूना दीजिए। तो यही इतना नमूना आपको बनाना होगा। और अगर कहा जाए काल्पनिक मदों के साथ दीजिए, तो यहाँ जितनी जगह मैंने डॉट लगाया है उतनी जगह आप कोई अमाउंट फिल कर देंगे। इस तरीके से फिल करेंगे कि अंत में यहाँ 500 का अंतर आ जाए, बस। उससे ज़्यादा का अंतर हो, उससे कम का ना हो। आपका काल्पनिक नमूना भी बनके तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे बनाना सीखिए। हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी
हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे आप एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।